को, इनका नरसंहार कर दिया था। और इनके जो जनरल थे, मैं जनरल का नाम भूल रहा हूँ, उसके स्टार सैम मानेक शाह जनरल साहब ने जनरल उसके नियाजी, जो जब जब सरेंडर। जनरल नियाजी ने जी अपना जी 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 पिस्तौल, अपना बेल्ट, अपना स्टार्स, जी अपनी इज्जत, जी चारों हमारे जनरल श्याम मानेक शॉ के कहने पे, जनरल जेकब के जी। आदेश पे, और जनरल अरोड़ा के कदमों में न्यौछावर कर दिया था। एक बहुत अच्छी बात बताता, वो जनरल नियाजी, जनरल पाकिस्तान जनरल, उसके सितारे, उसके बेल्ट सैम मानेक शाह साहब ने अपने इंडियन आर्मी के एक सिपाही को भेजा वहां कि जाओ उसके सितारे छीन के ले आओ यहाँ पर। तो उसको इतना नीचे स्तर तक गिरा दिया था और उसको निस्तनाबूद कर दिया था पाकिस्तान को। तो ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसी कई अ, वो है। अब मुझे याद आते हैं वो फ्रीडम फाइटर दादा भाई नवरोज जी। दादा भाई नवरोज जी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। उन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। और ये बात और भी कम लोगों को पता होगी कि ही वॉज अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर। ही वॉज अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के समय में, जब संघर्ष का समय चल रहा था, जब वो फ्रीडम फाइटर थे, जब आजादी का चोला उनने भी अपने सर पे बांधा हुआ था। और जब कफन बांध कर जो घर से निकलते थे सब लोग, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से एक दादा भाई नौरोज जी भी थे। और बीकाजी कामा जी की तो मैं क्या ही गुणगान गाऊं, उसका तो, उनकी गुणगान तो पूरा देश विदेश भी गाता है, देश तो छोड़िए ब्रिटिशर्स भी गाते हैं। ऐसी वीरांगना जिन्होंने, वो ऐसे परिवार में पैदा हुई थी कि आज की तारीख में अगर कोई, मान लीजिए टाटा, अंबानी, इन लोगों के घर में कोई लेडी पैदा होती है, और फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, और अगर हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो क्या कोई अपना घर बार अपने पति को छोड़कर केवल भारत माता और देश को आजाद करने के लिए, ऐसी दीवानगी कहीं देखी होगी कोई महिला में? और उस समय कोई महिला का अपने पति को, अपने घर को छोड़ के देशभक्ति में लीन होना, अपने देश को आजाद कराने के लिए, उनको स्वतंत्र कराने के लिए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है इस धरती ने, उसमें से एक बीकाजी कामा भी थी। तो उनका भी मैं अभी तो, मतलब ऐसा है कि देश क्या विदेश भी गुणगान गाता है उस चीज को। आप ब्रिटेन जाएंगे तो उनके बारे में भी काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। अब हम होमी जहांगीर बाबा जी पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि जी आज अगर हम, बिल्कुल। हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर है, दुश्मनों को, चीन को आंख से आंख, लाल आंख दिखाने की हम ताकत रखते हैं, तो मेरा ये मानना है, और हिंदुस्तान की हर जनता का भी यही मानना होगा, कि कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा योगदान होमी जहांगीर बाबा जी को भी जाता है। और भी कई अन्य थे जिन्होंने बाद में पोखरण में काफी संघर्ष करने के बाद पोखरण का जो एक्सपेरिमेंट है उसे सफल बनाया था, और हिंदुस्तान का जो कद है उसे विश्व में काफी ऊंचा किया था। अब्दुल कलाम साहब के साथ तो नौशीरवान जी भी थे, हमारे एक पारसी थे, उन्होंने भी काफी किया। होमी जहांगीर बाबा जी पे आता हूँ मैं, कि ब्रिटिश इंडिया के समय से ही, ब्रिटिश इंडिया के समय ही, आज अगर अपन उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, या जो हम सुनते हैं, या जो समझते हैं इतिहास को, तो ब्रिटिश इंडिया के समय से ही वो जो हिंदुस्तान को प्रथम पर ले जाने का जो जज्बा है, चाहे वो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना ही क्यों ना हो, एटॉमिक बॉम्ब बनाना ही क्यों ना हो, जब ऐसा बताते हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, तब होमी जहांगीर बाबा जी, जो कि इसी पर रिसर्च कर रहे थे हिंदुस्तान में, वे करीबन 6 से 8 महीने तक अपने कमरे में से निकले नहीं थे, क्योंकि वो इतने इवॉल्व हो चुके थे इस अपने हिंदुस्तान को एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए। क्योंकि वो जो हमला किया गया था जापान पर, उस हमले पे लोगों ने निंदा करी थी। इस शब्द से थोड़ा नेगेटिव भी समझ सकते हैं लोग, पर मैं इसे पॉजिटिव भी बताऊंगा आपको। हमले से लोगों ने निंदा करी थी कि हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया, और ये कहाँ की अच्छाई होती है। पर उस टाइम होमी बाबा ने अपने लेख के अंदर लिखा था कि ये एक
दुनिया का, ये एक सदी का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जो कि आने वाले समय में विश्व के हर देश को इसे अपनाना पड़ेगा। तब काफी क्रिटिसिज्म मिला था, काफी अपने इंडियन गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू साहब से भी क्रिटिसिज्म मिला था होमी भाभा को। और होमी भाभा का मैं आपको बता दूं कि काफी क्लोज थे, जवाहरलाल नेहरू साहब को भाई कहा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब के पास गए कि साहब अपन को भी एटॉमिक पावर बढ़नी चाहिए। साहब ने कहा कि यार अपन, होमी यार अपन तो अभी अभी तो आजाद हुए हैं यार बेटा, और कहाँ से अपन लोग ये सब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम अभी आजाद ही हुए थे। हम लोग, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, गरीबी भूखमरी इन सब से हम जूझ रहे थे। आजादी के बाद भी कई संघर्ष रहे हैं, हम अगर पढ़े हैं उस चीज पे हम जाएंगे, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। पर आजादी के बाद भी कई संघर्ष हिंदुस्तान ने झेले, जी, 2 हमारी मिनट में, धरती ने, हमारे दो लोगों ने। मिनट, 2 मिनट में आपका इस पे भी टाइम चाहूंगा कि 1900 ऐसा नहीं था कि आज का भारत, जिस भारत में आज का युवा रहता है, जहाँ पे खाना हर जी कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, किंतु जी जस्ट आजादी के बाद जब हम जी भारत को फर्जाइल 4 में छोड़ा गया था, फैना चारों तरफ भुखमरी छोड़ी गई थी, हमारे सिर्फ अभिमान, हमारा जी स्वाभिमान, हमारा हर चीज को तोड़कर जी अंग्रेज और उनके पहले उज़्बेक, अरब और बहुत लोगों ने करीबन जी 1200 साल, 1500 साल तक भारत, जो जो सोने की चिड़िया थी, उसके पंखों को जी एक-एक करके नोचा है, कुरेदा है। जी। मैं और थोड़ा सा आपको यहाँ यहाँ पे करना चाहूंगा कि हमारा स्वाभिमान और अभिमान, ऐसा कोई कौम, ऐसा कोई देश बना नहीं है कि जिसकी औकात हो। मैं औकात का वर्ड यूज करूंगा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पर जो स्वाभिमान और अभिमान हमारा तोड़ सके। मैं आज जनता से सवाल पूछता हूँ, अगर कोई पॉडकास्ट हमारा ये सुन रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। आज अगर कोई देश, मेरा मानना है 1300 साल, भाई मुगलों ने, खिलजी, लोधी, ये सब आए, उसके बाद रही सही कर अंग्रेजों ने, तो मैं ओवरऑल पकड़ लेता हूँ कि शायद 750 800 साल की हमारी जो रहा है कि हमें आके प्रताड़ित और हम पे आक्रमण किया गया। कोई और देश होता तो नीलू जी कमर टूट जाती, कमर टूट जाती, और या तो हम क्रिश्चियन हो जाते और या तो हम मुसलमान हो जाते। लेकिन ये हिंदुस्तान की धरती है, इस हिंदुस्तान की धरती ने महाराणा प्रताप को पैदा किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया है। इस हिंदुस्तान की धरती ने संभाजी महाराज दिए हैं, इस हिंदुस्तान की धरती ने पेशवा बाजीराव दिए हैं, इस हिंदुस्तान की धरती ने तानाजी दिए, इस हिंदुस्तान की धरती ने देवी अहिल्याबाई दी है, इस हिंदुस्तान की धरती ने झांसी रानी लक्ष्मीबाई दी है। तो इस हिंदुस्तान की धरती और इस हिंदुस्तान के लोगों का ना कभी भी एटीट्यूड, अहंकार, मान सम्मान गिराने की ना ताकत थी, और ना आने वाले समय में किसी की भी ताकत हो सकती है। और वादा है पारसी समाज का भी कि रीढ़ की हड्डी बनकर इस हिंदुस्तान के खड़े रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया में केवल एक पारसी भी क्यों ना खड़ा हो, बचा हो। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में अगर एक पारसी बचा है, एक जोरास्ट्रन भी बचा है, तो इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनकर रहेंगे। और एक छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा इसी बात पे, आपने थोड़ा सा मेरा जज्बा जगा दिया वापस से भारत माता की पर्दे, तो एक थोड़ा टॉपिक से हट के वापस बात करूंगा, माफी चाहूंगा लेकिन करूंगा जरूर। कि भाई अगर हमारे पास गांधी जी के दिए हुए आदर्श है, तो हमारे युवाओं को, हमारे भारत के एक एक जने को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज के दिए हुए भी आदर्श है, हमारे पास संभाजी महाराज के दिए हुए भी आदर्श है, हमारे पास महाराणा प्रताप के भी दिए हुए आदर्श है, हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई के दिए हुए भी आदर्श है कि अगर हमारी एक स्क्वायर फीट छोड़िए, एक कण भी अगर कोई मांगने की कोशिश करता है, तो अपने प्राण न्यौछावर करना हो तो कर देंगे, लेकिन मार के मरेंगे, लेकिन हमारी धरती का एक कण नहीं देंगे। और अगर इतनी ताकत थी विदेशियों में, इतना ही सब कुछ था, तो चले जाते ना साउथ तक, चले जाते हैं। भाई राजपूत और मराठा तो चेन बना के बैठे हुए थे बेल्ट में, आप चले जाते, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते। साउथ का एक मंदिर तोड़ के दिखा दो जरा मुझे, किसने तोड़ा बताइए जरा इतिहास में। सारे इतिहास के हजारों हजारों साल के मंदिर बचे हुए हैं हमारे। तो वो हमारा कोई हिंदुस्तानियों का, हमारा डीएनए बहुत अलग है साहब, हमारी मिट्टी अलग है, हमारा पानी बहुत अलग है, हमारा खाना बहुत अलग है। ये अंग्रेज और ये अरब ये हमारी कभी कर नहीं सकते। और दूसरी मैं एक बात बता दूं, एक आपसे ऑफलाइन भी एक चर्चा हुई थी मेरी, उस विषय पे भी आता हूं मैं जरा,
कि आपने कहा था कि वेस्ट वाले हमारा कल्चर एडॉप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। बिल्कुल करते, 1% भी नहीं करते। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, शायद दुबई या कोई अरब कंट्री गए थे। वहां पे उन जब स्टेज पे चढ़ा तो सबसे पहले श्री नाम का नाम है। तो उनको तो परहेज नहीं है, तो यहाँ पे रहने वालों को परहेज है। और जब हम देखते हैं रशियंस, अमेरिकन, ये सब कृष्ण वृंदावन में सालों साल से राधे 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 जपे जा रहे हैं। उनको जब परहेज नहीं है, तो यहाँ के क्रिश्चियंस और बाकी की जो दूसरे नॉन हिंदूज हैं, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है फिर? देखिए, हिंदुस्तान की पहचान संस्कृति से है, और संस्कृति जो है वो हमारी सनातन धर्म से है। इसलिए इस टॉपिक को अभी मैं यहीं रोकूंगा, किसी दिन और अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे नीलू जी। तो बिल्कुल बिल्कुल अभी अपन बिल्कुल। कहाँ? आई वॉज सो क्यूरियस जहाँ पे आप हमें बता रहे थे, और मैं वापस से आपको बीकाजी रुस्तम कामा जी के पास के बारे में जानना बिल्कुल, मैं चाहूंगा। भिकाजी कामा बिल्कुल। जी के बारे में स्पेशली आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो महिला, और महिला होने के बाद इतने वर्षों पहले, आज हमें आजादी को हुए हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। तो 77 वर्ष के भी पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये फ्रीडम फाइटर थे हमारे भिकाजी कामा जी, जो लेडी थी, ये इतने वेल टू डू फैमिली में इनकी शादी हुई, पारसी फैमिली में। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आज के बिजनेसमैन है तो सरकार से क्लोज होते हैं, उस टाइम के बिजनेसमैन थे तो उस टाइम सरकार ब्रिटिश इंडिया की थी, तो ब्रिटिशर्स से क्लोज थे वो। और वो ब्रिटिशर्स से क्लोज होने के बावजूद, उनसे व्यापार लेते थे, व्यापार लेने के बावजूद उनकी वाइफ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने परिवार को, अपने पति को, समाज को, हर चीज को दरकिनार रखकर, आज उस टाइम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम एक महिला को अपना घर छोड़ के सड़क पर उतर कर हिंदुस्तान के लिए, उसकी आजादी के लिए लड़ना पड़ा। तो ऐसी महिला के लिए तो मैं कहता हूं कि बिगेस्ट फेमिनिस्ट, अगर ये आजकल बड़ा फेमिनिज्म का बड़ा जमाना है, तो मैं कहता हूं कि भिकाजी कामा से बिगेस्ट फेमिनिस्ट तो कोई हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान के इतिहास में। सबसे बड़ी फेमिनिस्ट मेरी नजर में भिकाजी कामा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर भारत की आजादी के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया। तो ऐसी थी हमारी भिकाजी कामा। अब दादा भाई नौरोजी जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी और बिल्कुल। रिसेंटली देखा जाए, हाँ जी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कई बार वो। तो पॉलिटिशियन भी रहे हैं आजाद भारत में। फिर आज ऐसे कहीं है, आज भारत ऐसी कहीं की। लिस्ट है नीलू जी। जी जी। जी 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 जी। जी आज ऐसी कहीं भारत। लिस्ट है नीलू जी जी कि कंटिन्यू करें। अगर मैं बताने बैठूंगा तो हो सकता है कि सुबह से शाम हो जाए, रात से दिन हो जाए, दिन से वापस रात हो जाए। इसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप घर पधारिए। आप अपने चैनल के कैमरा, माइक सबके साथ आइए, बैठ के पूरा अपन, मैं आपको विस्तार में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो मैं महाभारत का भी कुछ अंश बताना चाहूंगा, जिसमें पारसीस का भी रोल रहा है उस जमाने में। जी और बिल्कुल अगर बिल्कुल इस बिल्कुल चीज के लिए जी। अलग मैं से कुछ चाहूंगा कि टॉपिक आप। करना हो तो उसमें अलग से कर लेंगे, तो नहीं इशू नहीं नहीं, है। हम बिल्कुल आगे भी इस चीज को हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम जी इसको कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आज जी। चाहूंगा कि आप जरूर उस इतिहास के उस पन्ने को जरूर छुए जहां पे आप मैं अपने आप जरूर को एक ना छोटा सा ना के। उसको, मैं एक टच करके वापस आ जाऊंगा उस चीज में, कि एक छोटा सा इंसिडेंस है कि वो भाई कहते हैं ना, से छू के वापस आ गए। हाँ, टक से छू के वापस आ जाता हूँ मैं। ये महाभारत का युद्ध हुआ। भाई महाभारत के युद्ध में तो सभी को पता ही है कि भाई ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके अंदर जो शामिल नहीं हुआ इस युद्ध के अंदर। और जो राजा और जो राज्य शामिल नहीं हुआ, वो मैं कहता हूँ कि वो राज्य ही नहीं था, वो राजा ही नहीं था जो शामिल नहीं हुआ। अब पांडवों की तरफ से एक महाभारत के अंदर एक शब्द है पहलावास। पहलावास, जो कि सफेद कपड़े पहनते थे, और उनका झंडा जो था वो सफेद कलर का, उस पे हल्का सा सुनहरी नक्काशी पे
अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गरुड़ टाइप बना हुआ गरुड़। आपने गरुड़ तो देखा ही होगा। गरुड़ अपने आप सनातन धर्म में भी काफी मान्य है, माना जाता है। विष्णु जी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनकी सवारी है गरुड़। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। गरुड़ टाइप का जो बना हुआ है, वो जो पहलावाज है, वो आज के जोराष्ट्रियंस और पारसीज है, जो कि पांडवों की तरफ से श्रेणी के अंदर क्या होता था, जब युद्ध हुआ करता था तो प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी पांचवी छठी ऐसी श्रेणी में युद्ध हुआ करता था। तो जो पहलावास थे, पहलावास का एक और अर्थ होता है पहलवान। तो आप देखेंगे पर्शिया का इतिहास, तो कुश्ती और पंजा जो कि है पर्शिया की पहली पसंद रहा है। तो पहलवान तो शुरू से थे, और एक बहुत फेमस पहलवान का नाम लेना चाहूंगा, रुस्तम पहलवान। तो जी पहलवानी तो शुरू से डीएनए में रही है। तो पहलावा जो थे, जो प्रथम योद्धा जिसे हम कहेंगे पांडवों की तरफ से, तो वो पर्शिया से आए हुए परसिखा, जो मैंने बताया आपको कि परसिखा जो थे, वो पहलावास थे। इस क्षण को मैं यहीं छोड़ते हुए जाऊंगा, और इस टॉपिक पे अपन विस्तार में खूब सारी बातें करेंगे। उस पर मैं आऊंगा जरूर, और बहुत मजा आएगा इस टॉपिक पे हम जब बात करेंगे। तो ये भी कनेक्शन रहा है। तो हिंदुस्तान में, भारत की धरती पर पारसीज कोई आज के आए हुए नहीं है। मैं ये गलतफहमी सबकी दूर कर दूं। हम युगों युगों से, कई दशकों से, और जिन्हें कहते हैं ना कि ये युग वो युग चल रहा है, तो हम सतयुग से आ रहे हैं साहब। तो हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि हम कब से आ रहे हैं और कब से हैं। और पहली बात तो, और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है हिंदुस्तान की जनता से कि पारसियों को अब तो आप शरणार्थी बोलना बंद कर दो साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबसे कि हमको अब शरणार्थी करना बंद कर दो। अब हमारा तो आप इतिहास हमारे इतना भाई पुराना है। है कि हो सकता अब तो आप हमारे भाई है। भारत माता के उतने ही पुत्र जितना शायद हम या हम में से कोई और है। जी 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 जी। मैं बहुत आप बहुत धन्यवाद नीलू जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस तरीके से जाने नहीं दूंगा। द दीज ग्रेट आइडियाज, द ग्रेट नॉलेज दैट यू ब्रिंग, एक सभ्यता जी जिसका जिसका अगर जिसमें गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स जैसे टीचिंग ना हो, वो सभ्यता ऐसा नहीं हो सकता। जी। मैं चाहूंगा कि यही चीज आप एक बार हमें फारसी में बताएं कि गुड मैं वही थॉट, बोलने वाला था गुड कि ये वर्ड्स, गुड गुड थॉट। डीड्स, जी जी। अवस्था ये और जो जिंद। गुड थॉट गुड वर्ड्स, हाँ हाँ, ये जो गुड थॉट्स गुड वर्ड्स और गुड डीड्स है, ये तो अंग्रेजों की भाषा है साहब, अपने लोगों की भाषा नहीं है। जो हम जो अवस्थन लैंग्वेज वाले हैं, मैं उस लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, लेकिन जनता के लिए उसको बता दूंगा कि गुड थॉट्स मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं गुड वर्ड्स किसको बोल रहा हूँ, गुड डीड्स किसको बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अब हुमतः इज अ गुड थॉट्स, बराबर। हुकतः, हुकतः इज अ गुड वर्ड्स, और हुवस्तः इज अ गुड डीड्स। तो हुमतः, हुकतः और हुवस्तः, ये तीन मंत्र हैं हमारे जोराष्ट्रियन धर्म के। ये तीन सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत की वजह से आज 6,000, 6,500 साल पुराना जो धर्म रहा है, जो इतिहास रहा है, वो आज भी इन तीन मंत्रों की वजह से जीवित है, और हमेशा युगों युगों तक जीवित रहेगा। नीलू जी। जी। आ, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अवस्था और जिंद अवस्था को भी आ, थोड़े में समझाते चले। मैं ये वादा करूंगा हमारे जी। श्रोताओं के साथ कि इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री भी जरूर लेके आएंगे, क्योंकि इतना पुराना मैं इतिहास, इतना विस्तृत इतिहास को मैं कुछ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसके अनगिनत पार्ट बने, इसके इतने पार्ट बने कि हिंदुस्तान का इतिहास, मैं कहता हूँ कलयुग के अंत तक भी, अगर इसकी बखान होती जाए कि भाई कैसा क्या इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, और कैसा क्या पर्शिया और हिंदुस्तान की दोस्ती रही है शुरू शुरू से ही, तो वो भी कम है मेरे हिसाब से। तो अब मैं अवस्था लैंग्वेज पे आता हूँ। देखिए, ये एक लैंग्वेज है, जैसे लेटर ऑन पर्शियन लैंग्वेज आ गई थी बाद में, कुछ वर्षों बाद। तो ये, अगर मैं 6,000 साल के आजू बाजू की बात करूं, 5,000 साल के आजू बाजू की, जब जैसे हिंदू धर्म में ग्रंथ लिखे गए थे, बराबर, ग्रंथ, जी वेद जी ग्रंथ, जी वैसे ही जोराष्ट्रियन धर्म में गाथा लिखी गई थी। गाथा, GATHA, गाथा। पहले गाथा लिखी गई, फिर गाथा लिखने के बाद एक
हमारे धर्म गुरु जिन्हें हम जरथोस्त्र बोलते हैं, जरथोस्त्र बोलते हैं, जरथोस्त्र, उन्होंने जन्म ली, उन्हें दी। जैसे बता दूं कि भाई श्री कृष्ण ने गीता लिखी, लेकिन उसके पहले हमारे वेद पुराण सब लिख चुके थे। वैसे ही जिंद, हाँ जी, जिंद अवस्था, जी जो कि हमारी धर्म की किताब है, उसके में जो गाथाएं लिखे गए थे, अगर आज की तारीख में हम उन गाथाओं को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको शब्द बोला होगा, अगर आपकी ऑडियंस और आप में से किसी में कुछ थोड़ा सा कैचीपना होगा, तो जैसे मैंने हुमतः, हुकतः और वस्त्रः ये बोला है, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संस्कृत से मिलते हुए शब्द लगे आपको, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णतः बिल्कुल। पूर्ण अब तरीके वैसे से। ही जो अवस्थल लैंग्वेज थी, जी, जो अवस्था लैंग्वेज थी, वो 90% कहीं ना कहीं संस्कृत से मैच खाती हुई लैंग्वेज है। अब मैं आपको बताता हूँ नीलू जी, मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूं तो आप बिहार से हैं, बराबर? जी मैं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम नहीं डिस्क्लोज नहीं, करें। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ कि जी भाई आज हम मुंबई में किसी से प्याज मांगते हैं तो हम उसको कांदा बोलते हैं, बराबर? जी जी, आज हम बिल्कुल। इंदौर में किसी से प्याज मांगते हैं तो उसको प्याज बोलते हैं, बराबर? जी जी आज जी हम गुजरात में किसी से आलू बोलते हैं तो वो लोग वटाटा बोलते हैं, आलू नहीं बोलते, वो वटाटा बोलते हैं। ठीक है? जी बिल्कुल। तो जैसे अलग अलग रीजन में वही पर्टिकुलर सेम चीज को अलग अलग नाम से बोला जाता है ना, वैसे ही जोराष्ट्रन और सनातन धर्म को, भाई आज जो अग्निदेव हैं धर्म में, आज जो अग्निदेव हैं सनातन में, हम उनको औरा मजदा बोलते हैं। औरा, औरा मीन्स आग, हम उनको औरा मजदा बोलते हैं, वो हमारे भगवान है। अब आप लोग सूर्य देव बोलते हैं, हम उनको मित्रा बोलते हैं, MITRA, मित्रा। भाई सूर्य तो एक ही है ना, जी बिल्कुल। सूर्य तो एक ही, आप उन्हें सूर्य देव बोलते हैं, हम उन्हें मित्रा बोलते हैं। तो सिर्फ लैंग्वेज और जस्ट थोड़ा सा भाषा का, क्योंकि हिंदू कुश की पहाड़ी के पार की जो भाषाएं होती थी, जो प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज होती थी, वो थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। बाकी अगर देखा जाए तो अवस्थल लैंग्वेज और संस्कृत की जो लैंग्वेज है, वो 90% मेरा मानना है। बाकी अगर कुछ इसमें सो कॉल्ड आर्टिकल वाले आ जाएंगे, या कुछ भाषा शैली जो जो रिसर्च कर रहे हैं वो आ जाएंगे, तो वो एक अलग विषय बन जाएगा। पर मेरे हिसाब से 90% इट इज द सेम लैंग्वेज, कोई डिफरेंस नहीं है सर इसके अंदर, जी बिल्कुल। ऐसा है जी। यह तो एक ज्ञान से भरा हुआ हमारे लिए जी संस्करण रहा है। और जैसा आपने बोला, मैं सब सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जैसा प्रखर वक्ता हमें अपना वक्त दिया, और एक छोटे से नोटिस पे आपने हमें अपना हमारा गेस्ट होना स्वीकार किया। ये आपकी बहुत बहुत सभ्यता धन्यवाद। और आपके आपके संस्कारों को हमारे सामने रखता है, और धन्यवाद, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और इस प्रॉमिस के साथ कि आप जल्दी वापस आएंगे, और इस जोत को जो आप पर्शिया जी से जलाते हुए लेके आए हैं, वो भारत में हमेशा आप प्रज्वलित रखेंगे, और हमारे साथ दोबारा वापस आएंगे, और इसी टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे, शायद अगले हफ्ते या उसके पहले। आपका वादा लेते हुए मैं आज के इस प्रकरण को यहीं रोकना चाहूंगा, और वापस से पुनः आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। और आखिरी मैं बार मैं अंत में एक शब्द, जी मैं अंत में एक शब्द बोलना चाहूंगा बस, कि बहुत बहुत नीलू भाई आपका धन्यवाद, टीम का धन्यवाद, जो मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा, और मुझे आपके चैनल पर अच्छा लगता है। और रही बात बार बार आने की, तो नीलू भाई जैसे इस शॉर्ट टाइम पीरियड पे आपने बुलाया है, आप मुझे 10 मिनट पहले ही बोल दोगे तो आपका भाई ये हमेशा हाजिर रहेगा आपकी सेवा के अंदर। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद, जय मेरा मध्य प्रदेश महान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद भाई साहब, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय।